सच के साथ। नमस्कार, सिटी वार्सी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज की ताजा खबरें। बिजली के निजीकरण के विरोध में बिजली कर्मियों ने किया जोरदार विरोध प्रदर्शन। छत्तीसवीं वाहिनी पीएससी रामनगर ने मनाया 53वां संस्थापना दिवस, हुए विविध आयोजन। राम छाट पार शिल्प न्यास द्वारा रेत में आकृतियों की खोज कार्यक्रम आयोजित, 200 से अधिक कलाकार हुए शामिल। और जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार पर जताया रोष। और अब समाचार विस्तार से। पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र द्वारा प्रधानमंत्री के मन की बात का वार्ड नंबर 89 में आयोजन किया गया। रविवार को नई चौकी स्थित पिछड़ा वर्ग मोर्चा काशी क्षेत्र के द्वारा मन की बात कार्यक्रम जंगाबाड़ी वार्ड नंबर 89 में बूथ नंबर 264 पर आयोजित की गई। कार्यक्रम का नेतृत्व अनूप जायसवाल ने किया। मन की बात कार्यक्रम के 118वें एपिसोड में पीएम मोदी ने लोगों से कई अहम बातें की। प्रधानमंत्री मोदी ने बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद और श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुराने संबोधनों के कुछ अहम अंश भी सुनाए। प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि मैं संविधान सभा के उन सभी महान व्यक्तित्वों को नमन करता हूं जिन्होंने हमें हमारा पवित्र संविधान दिया। संविधान सभा के दौरान अनेक विषयों पर लंबी लंबी चर्चाएं हुई। वो चर्चाएं संविधान सभा के सदस्यों के विचार, उनकी वो वाणी हमारी बहुत बड़ी धरोहर है। देश में जब 1951-52 में पहली बार चुनाव हुए तो कुछ लोगों को संशय था कि क्या देश का लोकतंत्र जीवित रहेगा। इन सब के बीच हमारे लोकतंत्र ने सारी आशंकाओं को गलत साबित किया। आखिर भारत लोकतंत्र की जननी है। मैं देशवासियों से कहूंगा कि वो ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपने मत के अधिकार का उपयोग करें, हमेशा करें और देश के लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हिस्सा भी बने और इस प्रक्रिया को सशक्त भी करें। आखिर में उन्होंने भारत के महान सपूत नेता सुभाष चंद्र बोस जी का जिक्र करते हुए कहा कि कैसे नेताजी कोलकाता से अंग्रेजों की आंखों में धूल झोंकते हुए विदेश चले गए, अंग्रेजी सरकार कुछ भी न कर सकी। कार्यक्रम का संचालन क्षेत्रीय उपाध्यक्ष सोमनाथ विश्वकर्मा और धन्यवाद ज्ञापन धीरेन्द्र शर्मा ने किया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि महाराष्ट्र से आए डॉक्टर अरुण पंडित, रजनी पंडित व विशिष्ट अतिथि गुजरात से आए हर्षद गांधी थे। कार्यक्रम में प्रमुख रूप से पूर्व पार्षद शैलेंद्र श्रीवास्तव, मुन्ना, ओम प्रकाश यादव बाबू, मनीष चौरसिया, पूर्व पार्षद विजय गुप्ता, डॉक्टर सोहन लाल आर्य, बाल गोपाल साहू, सीता साहू, शंकर जायसवाल, एडवोकेट सुनील कनौजिया, प्रदीप गोपाल जी, निर्मल मिश्रा, धर्मचंद्र प्रकाश, राजेश दुबे आदि उपस्थित रहे। संविधान से जुड़ी हुई डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की चर्चा करते हुए उनके वक्तव्यों को हम सबके बीच में साझा किया तथा हमारे देश के कई महापुरुषों के डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के वक्तव्यों को, पुराने ऑडियो को हमें सुनाया और इसके साथ ही कुंभ के विषय में चर्चा करते हुए उन्होंने कुंभ की व्याख्या की कि किस तरह से कुंभ महोत्सव हम सबको, पूरे सनातन धर्म को एक सूत्र में पिरोने का काम करता है और हम सबको इस कुंभ महापर्व में ज़रूर भागीदारी करनी चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने हम सबके बीच में कई क्षेत्रों के, दूर दूर के कई क्षेत्रों में अनेक हो रहे सकारात्मक कार्यों की चर्चा करते हुए 118वें संस्करण के यहाँ पर संपन्न कराया हमने। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बड़ा बयान देते हुए प्रधानमंत्री से सैन्य हस्तक्षेप की मांग की। जूना अखाड़ा के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद गिरी ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर बड़ा बयान दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में उन्होंने काशीवासियों से अपील की है कि वे बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा के लिए सैन्य कार्रवाई की मांग का दबाव बनाएं। महामंडलेश्वर ने कहा कि बांग्लादेश और पाकिस्तान में हमारी बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है। इसे रोकने के लिए इन देशों को विभाजित कर एक अलग हिंदू राष्ट्र बनाया जाए। इस हिंदू राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दिलाने के लिए भी प्रयास होना चाहिए। यति नरसिंहानंद गिरी ने वाराणसी के निवासियों से अपील की कि वे इस मुद्दे पर अपने सांसद और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दबाव बनाएं। उन्होंने कहा कि हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को समाप्त करने, उन्हें सुरक्षित भविष्य देने के लिए सैन्य कार्रवाई जरूरी है। महामंडलेश्वर ने कहा कि कुंभ मेले के दौरान वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित आगमन पर इस मुद्दे को उनके समक्ष रखेंगे। उन्होंने कहा, हम धर्म संवाद कर रहे हैं और पीएम मोदी के आगमन पर उनसे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाने की मांग करेंगे। यति नरसिंहानंद गिरी ने कहा कि हिंदुओं के अधिकारों की रक्षा करना न केवल धार्मिक कर्तव्य है बल्कि यह राजनीतिक जिम्मेदारी भी है। उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले को प्राथमिकता देने की अपील की है। ये महाकुंभ में हम धर्म संवाद कर रहे हैं। धर्म संवाद सनातन वैदिक राष्ट्र की स्थापना के लिए है। उसी के लिए सहयोग और समर्थन मांगने के लिए हम लोग काशी में आए हैं और काशी के निवासियों से अनुरोध करने आए हैं कि उन्होंने भारत के प्रधानमंत्री को लगातार तीसरी बार संसद में भेजा है। बांग्लादेश में जो हमारे लोगों का सामूहिक नरसंहार हो रहा है,
हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी जा रही है, हमारे मठ मंदिरों को तोड़ा जा रहा है। इस समय भारत सरकार को अविलंब वहाँ सैन्य कार्रवाई करते हुए बांग्लादेश के 2 टुकड़े करवाने चाहिए, जिसमें से हिंदुओं का एक राष्ट्र हो। इसी तरह पाकिस्तान में ये कार्रवाई होनी चाहिए। केवल ये दबाव यहाँ के लोग बना सकते हैं, क्योंकि ये प्रधानमंत्री को संसद में भेजते हैं। तो यहाँ के हिंदुओं से ये अनुरोध करने के लिए मैं यहाँ आया हूँ। रविवार को गंगा पार रेती पर रामछाट पार शिल्प न्यास द्वारा रेत में आकृतियों की खोज कार्यक्रम का आयोजन किया गया। किसी भी कला की प्रस्तुति मानवीय संवेदनाओं की सुंदरतम अभिव्यक्ति है। जब किसी विशेष विषय को आधार बनाकर कलाकार उस गायन, वादन, नृत्य या अपनी अंगुलियों से स्पर्श से उसे मूर्त रूप देता है, तो उसकी कृति में आर्टिस्ट की साधना, उसका अनुभव, कला पारखियों के बीच उस प्रस्तुति की अनुभूति प्रत्यक्ष ही महसूस की जा सकती है। ऐसी ही एक अनूठी आयोजन हर साल की तरह इस बार भी 19 जनवरी रविवार को बनारस में संत रविदास घाट के ठीक सामने गंगा पार रेती पर दिखा। कपकपाती ठिठुरन भरी सर्दी में खुले आसमान के नीचे बाहें फैलाई मां गंगा के आंचल में मीलों तक फैले रेत पर आकृतियों की खोज में विभिन्न स्कूल कॉलेज के करीब 200 बच्चे जुटे। उनमें वाराणसी समेत उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा पश्चिम बंगाल व अन्य राज्यों के प्रतिभागी भी शामिल रहे। रामछाट पार शिल्प न्यास की ओर से रेत में आकृतियों की खोज कार्यक्रम का ये 23वां साल था। अलसुबह घने कोहरे के बीच प्रतिभागियों ने विभिन्न समसामयिक विषयों को भीगी रेत पर उकेर कर अपनी अपनी प्रतिभा दिखाने की कोशिश की। लगभग 40 कलाकृतियां उकेरी गईं। कार्यक्रम के अंत में निर्णायक मंडल द्वारा 30 ग्रुप को नकद 1000 रुपए और सर्टिफिकेट, 10 ग्रुप को सर्टिफिकेट दिया गया। साथ ही 12 बाल कलाकारों को भी सर्टिफिकेट दिया गया। टीम जो है हम लोग कभी भी नहीं देते हैं बच्चों को, क्योंकि ये 1 वर्ष की जो समसामयिक घटनाएं होती हैं, जो भी हमारे देश में घटित होता है, विदेशों में घटित होता है, उनसे संबंधित जो है ये चित्र जो है, ये मूर्तियां जो है यहाँ पर बनाई जा रही हैं। यहाँ पर इस समय पूरे पार्टिसिपेंट हमारे जो है लगभग 200 पार्टिसिपेंट्स हैं और 40 मूर्तियाँ जो है अलग अलग ग्रुप में, कोई 5 के ग्रुप में, कोई 9 के ग्रुप में, कोई 10 के ग्रुप में, कोई 2 के ग्रुप में अब बना यहाँ पर निरंतर बना रहा है। सबसे बड़ी खुशी है कि छोटे छोटे बच्चे भी आकर के इसमें मतलब शामिल हुए हैं। यह भी हमारे लिए एक बड़ा ही खुशी की बात होती है कि एक बच्चा जो बालू में, उसको साल भर तो खेलने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन एक दिन माँ गंगा के तट पर आकर के अगर बालू में अपनी कुछ स्मृतियों को छोड़ के जाता है तो वह जीवन पर्यंत कभी भूल नहीं पाएगा। ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चल रही चेकिंग के दौरान शनिवार को पुलिस से मुठभेड़ में एक बदमाश पकड़ा गया। पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के निर्देश पर चल रहे ऑपरेशन चक्रव्यूह के तहत चल रही चेकिंग के दौरान एक बदमाश से पुलिस की शनिवार शाम मुठभेड़ हो गई। लंका पुलिस और बदमाश के बीच चली ताबड़तोड़ गोली में बदमाश पुलिस का चक्रव्यूह भेद पाने में असफल रहा। पुलिस ने बदमाश के पास से एक रेसर गाड़ी और देशी तमंचा बरामद किया है। सूचना मिलते मौके पर एडीसीपी काशी जोन श्रवण टी पहुंचे। पुलिस ने मौके पर फॉरेंसिक टीम को भी बुलाया। जानकारी के अनुसार लंका पुलिस लौटूबीर पुलिस के पास चेकिंग अभियान चला रही थी। बिना नंबर प्लेट के वाहन की चेकिंग के दौरान एक लाल रंग की बाइक बिना नंबर प्लेट की आती दिखी। पुलिस ने रुकने का इशारा किया, लेकिन बाइक सवार नहीं रुका। पुलिस ने ललकारा तो वह पुलिस पर फायर झोंकते हुए सर्विस लेन पर उतर आया, जिसके बाद पुलिस ने भी आत्मरक्षार्थ फायरिंग झोंक दिया। पुलिस की गोली बदमाश के दाहिने पैर में लगी और वह बाइक समेत उलट गया। पुलिस ने उसे पकड़कर तलाशी ली तो वह 25,000 रुपए का इनामी बदमाश मीना यादव निकला। इंस्पेक्टर लंका शिवाकांत मिश्र ने इसकी सूचना अफसरों को देने के साथ ही घायल बदमाश को अस्पताल भिजवाया। लोटूबीर अंडरपास से इन्होंने सर्विस लेन से भागने की कोशिश किया था। वहाँ इन्होंने गाड़ी फिसल के वहाँ से पुलिस के ऊपर फायर करने की कोशिश की और जवाबी फायरिंग में पुलिस ने भी फायरिंग किया, जिसमें उक्त बदमाश को गोली लगी है। प्राथमिक उपचार हेतु ट्रॉमा सेंटर भेजा गया और अग्रिम विधिक कार्रवाई सुनिश्चित किया जा रहा है। पहचान क्या हुआ है बदमाश का? बदमाश थे? बदमाश का नाम है विनय यादव के नाम से वो पहचान हुई है। अभी उनका पूरा क्रिमिनल हिस्ट्री खंगाला जा रहे हैं। उनके विरुद्ध कितने मुकदमा है, क्या है, वो डिटेल रूप से आपको अवगत कराया जाएगा। वो अकेले थे या इधर कोई और भी था? इसमें एक व्यक्ति अकेले ही था और उसके साथ ये क्यों आए इधर, क्या और कोई घटना करने के लिए आया कि नहीं, उसका भी विस्तृत रूप से जांच किया जाएगा। 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर का रविवार को संस्थापना दिवस मनाया गया। रविवार को 36वीं वाहिनी पीएसी रामनगर वाराणसी का 53वां स्थापना दिवस काफी भव्य, हर्षोल्लास व धूमधाम से मनाया गया। प्रातःकाल से ही वाहिनी में हर्षोल्लास व खुशी का वातावरण रहा। इस शुभ अवसर पर आयोजित कार्यक्रमों की श्रृंखला में प्रातःकालीन राजेश कुमार सहायक सेनानायक के द्वारा वाहिनी शस्त्रागार पर पूरे विधि विधान के साथ शस्त्र पूजा, हवन व आरती किया गया तथा वाहिनी पीएसी परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं दी गई। पूजा के पश्चात जवानों के मध्य प्रसाद वितरित किया गया। इस शुभ अवसर पर
वाहिनी में विभिन्न कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर कैलाशनाथ यादव, शिविर पाल, मनोज कुमार मिश्र, सूबेदार मेजर पीसी राम सिंह, प्रभारी कर्तव्य दल पीसी सुराज सिंह, पीसी संजय सिंह समेत वाहिनी के समस्त अधिकारी और कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बिजली के निजीकरण के विरोध में विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले जबरदस्त विरोध सभा का आयोजन किया गया। विद्युत कर्मचारी संयुक्त संघर्ष समिति उत्तर प्रदेश के बैनर तले भिकारीपुर स्थित हनुमान जी मंदिर पर बिजली के निजीकरण का विरोध एक जबरदस्त विरोध सभा के माध्यम से हुआ, जिसमें बनास के अभियंता एवं कर्मचारी सम्मिलित होते हुए अपनी आवाज बुलंद किए। वक्ताओं ने बताया कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा बिजली के निजीकरण पर दिए गए बयान को अवांछनीय और भड़काने वाला बताते हुए कहा कि विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष ने उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन का अध्यक्ष रहते हुए बिजली कर्मचारियों के साथ लिखित समझौता किया है कि बिजली का निजीकरण नहीं किया जाएगा और विद्युत वितरण के मौजूदा ढांचे में ही बिजली व्यवस्था में सुधार का कार्य किया जाएगा। अब उनके द्वारा निजीकरण के संबंध में की गई टिप्पणी पूरी तरह से अनुपयुक्त है और इससे बिजली कर्मचारियों में भारी गुस्सा व्याप्त हो गया है। संघर्ष समिति के पदाधिकारियों ने कहा कि नियामक आयोग के अध्यक्ष द्वारा भविष्य की लाइसेंसी के रूप में निजी कंपनियों का उल्लेख करना पूर्णतः अनावश्यक और अवांछनीय है। निजीकरण हुए बिना निजी कंपनी को भविष्य की लाइसेंसी लिखना एक भड़काने वाला कदम है। सभा ने निर्णय लिया गया कि 23 जनवरी को बिजली के निजीकरण हेतु कंसल्टेंट की नियुक्ति हेतु प्री वेडिंग कॉन्फ्रेंस के दिन भोजन अवकाश के दौरान 100% कर्मचारी कार्यालय से बाहर आकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। राजधानी लखनऊ में 23 जनवरी को शक्ति भवन मुख्यालय पर लखनऊ स्थित समस्त कार्यालयों में बिजली कर्मचारी एकत्र होकर शांतिपूर्वक वैधानिक ढंग से प्री बिडिंग कॉन्फ्रेंस का प्रबल विरोध करेंगे। सभा की अध्यक्षता ओपी सिंह ने और संचालन सौरभ श्रीवास्तव ने किया। सभा को इंजीनियर एसके सिंह, इंजीनियर पीडी पांडे, ओपी सिंह, विजय सिंह, मदन श्रीवास्तव, संतोष वर्मा, राम कुमार झा, रवाशंकर पाल, रंजीत पटेल, उदय भान दुबे, संजीत कुमार, जयप्रकाश, मनोज सोनकर, जमुना पाल आदि ने संबोधित किया। अगर ये निजीकरण हो गया तो बहुत बड़ा हित होने वाला है, इसलिए इसमें सारे अभी कल जो है जो आंदोलन हम लोगों का कार्यक्रम हुआ था जन जागरण का, उसमें बुनकर साथियों ने सहयोग किया है, उसमें किसानों ने सहयोग किया है और लखनऊ में तो हमारा ज़बरदस्त कार्यक्रम चल रहा है। 23 तारीख को जो कंपनी के लोग आ रहे हैं शक्ति भवन में, उनका विरोध करने का हमारी केंद्रीय संघर्ष समिति ने निर्णय लिया है और जब तक यहाँ पर लोकल स्तर पर केंद्रीय स्तर से जो निर्देश हो रहा है उसके पालन में यहाँ के अधिकारी कर्मचारी अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और ये तब तक चलता रहेगा जब तक ये प्रस्ताव वापस नहीं हो जाता। महाकुंभ के स्नानार्थियों के काशी में पलट प्रवाह के चलते उमड़ने वाली लाखों की भीड़ व उससे होने वाले जाम की समस्या को लेकर अतिक्रमण हटाओ अभियान रविवार को दूसरे दिन भी जारी रहा। महाकुंभ के स्नानार्थियों के काशी में पलट प्रवाह के उमड़ने वाली लाखों की भीड़ व उससे लगने वाले जाम को देखते हुए पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल के दिशा निर्देशानुसार शहर में इन दिनों अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है। रविवार को भी यह जारी रहा, जो नरेसर चौराहे से लेकर घौसाबाद चौका घाट तक चलाया गया। अभियान का नेतृत्व एसीपी विदुष सक्सेना और कैंट थाना प्रभारी राजकुमार शर्मा, इंस्पेक्टर क्राइम संतोष पासवान, चौकी प्रभारी द्वय नदेश्वर विकास सिंह, फुलवरिया आकाश सिंह के अलावा ट्रैफिक पुलिस के जवानों संग फोर्स भी मौजूद रही। इस दौरान अवैध अतिक्रमण करने वालों पर पुलिस द्वारा मुकदमा, चालान, जब्तीकरण आदि कार्रवाई की गई। साथ ही सड़क पर कार बाजार लगाने वाले डीलर और दुकानदारों को भी सख्त चेतावनी दी गई व लाउड हिलर के माध्यम से अपील भी की गई कि सड़कों को अतिक्रमण मुक्त कराने में अपना सहयोग दें। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल में रविवार को 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। नगवा से इंटरनेशनल हिंदू स्कूल वाराणसी में रविवार को कक्षा 12वीं के छात्र छात्राओं का विदाई समारोह हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। कार्यक्रम प्रारंभ छात्रों द्वारा सरस्वती वंदना से किया गया। विद्यालय प्रबंध मंडल के अध्यक्ष महोदय डॉक्टर सुमन कुमार मिश्रा, एमडी फेस यूएसए ने वहीं से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि हम अच्छे नागरिक बने। अच्छे नागरिक के अनेक लक्षणों में अनुशासन अनिवार्य है। इंटरनेशनल हिंदू स्कूल 5 इंद्रियों के अनुशासन की ट्रेनिंग दे रहा है। उन्होंने कहा कि छात्रों को सत्र 2025 परीक्षा के लिए शुभकामनाएं और इस दिन की महत्ता के बारे में उन्होंने बताया। इस अवसर पर सचिव रेवती मिश्र भी उपस्थित रही। विद्यालय के प्रबंधक संध्या मिश्रा, प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी, उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने कार्यक्रम को उद्घाटन दीप प्रज्वलित करके किया। छात्रों का कक्षाएं विभिन्न विषयों में उल्लेखनीय योगदान के लिए विद्यालय द्वारा मोमेंटेज प्रबंधक महोदया द्वारा प्रदान किया गया। प्रबंधिका महोदया ने छात्र छात्राओं को तिलक लगाकर उनके जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए योग एवं मेडिटेशन के द्वारा आत्मविश्वास के गुण बताए।
अपने आशीर्वचनों द्वारा बच्चों का उत्साहवर्धन कर उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। विद्यालय के प्रधानाचार्य संतोष कुमार तिवारी ने बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके बोर्ड परीक्षा सत्र 2025 के लिए शुभकामनाएं दी। सांस्कृतिक कार्यक्रमों की श्रृंखला में कक्षा 11 एवं 12 के छात्राओं द्वारा ग्रुप डांस हुआ। कक्षा 11 के छात्रों द्वारा सोलो डांस किया गया। कक्षा 12 के छात्र दर्शील को मिस्टर इंटरनेशनल तथा गारी को मिस इंटरनेशनल चुना गया। इस अवसर पर उपस्थित विद्यालय के उप प्रधानाचार्य गणेश शंकर चतुर्वेदी ने बच्चों को अनुशासन के महत्व के बारे में बताया तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उनके बोर्ड परीक्षा के लिए शुभकामनाएं दी तथा बच्चों द्वारा प्रस्तुत कार्यक्रम की सराहना की। कार्यक्रम का संचालन विद्यालय की कक्षा 11 की छात्रा समृद्धि, पलक, नंदिनी, ऋचा, कशिश एवं अनन्या ने दिया। रविवार को इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी IVS द्वारा पत्रकार वार्ता का आयोजन किया गया। इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी IVS द्वारा रविवार को आयोजित पत्रकार वार्ता में संस्था के महासचिव स्वामी प्रबोधानंद पुरी महाराज ने संस्था द्वारा देश विदेश में किए जा रहे कार्यों का विस्तार स्वरूप बताया। स्वामी जी ने कहा कि इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी देश के कोने कोने में जाकर जनमानस के भीतर वेदांत का प्रचार प्रसार कर रही है। साथ ही देश के अनेक शहरों तथा शैक्षणिक संस्थाओं में भी आध्यात्मिक चेतना जागृत करने का कार्य कर रही है। पश्चिमी देशों में भी संस्था ने अनेक प्रतिष्ठा प्राप्त की है, जिनमें मुख्यतः अमेरिका, UK, यूरोप तथा एशियाई देशों में इंडोनेशिया, सिंगापुर, बाली, हांगकांग आदि देशों में इंटरनेशनल वेदांत सोसाइटी के सदस्य समाज के प्रत्येक वर्ग में प्रचार प्रसार का कार्य पूर्ण रूपेण कर रही हैं। इन देशों के लोग संस्था से पूर्ण रूपेण जुड़ रहे हैं। विदेश में प्रतिष्ठित भारतीय दूतावासों में संस्था को नियमित रूप से वेदांत तथा भागवत गीता पर व्याख्यान करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। नीदरलैंड यात्रा में हॉलैंड के सबसे बड़े भारतीय दूतावास के दी हेग सेंटर में स्वामी जी ने कई महत्वपूर्ण आध्यात्मिक कार्यक्रम किए। धर्म कहता है कि एकम सद विप्रा बहुधा वदंती, सत्य एक ही है, उसे जिसने जैसे देखा उसका वर्णन करने का तरीका दूसरा हो सकता है, लेकिन सत्य एक ही है। वहाँ से हम लोग दूर हट चुके हैं। तो इसके लिए सनातन खतरे में, इसका कारण मुसलमान नहीं है या क्रिश्चियन मिशनरी नहीं है, इसका कारण हम लोग हैं। हम लोग अपने बारे में नहीं जानते। अच्छी तरीके से अपने आप से पूछिए। भगवत गीता के बारे में अगर आपसे पूछा जाए, आप बोल सकेंगे? अगर 5 श्लोक के बारे में पूछा, आप किसी भी 5 श्लोक बोल दीजिए, आप लोग कोई भी बोल सकेंगे? नहीं सके। एक मुसलमान से पूछिए, पूरा कुरान बोल देगा आपको। किस आयत कहाँ से आया है, क्या आया है, उसका बैकग्राउंड क्या है, सब कुछ बोल देगा। हम लोग खुद अपने बारे में चर्चा नहीं करते, अपने बारे में हम लोग उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, और ये हमारा पतन का कारण हुआ है। आप कितना भी गंगा नहाइए, कितना भी आप जैसे हमको नारा लगाइए, कुछ नहीं होगा। जब तक आपके अंदर ये जागरण नहीं होगा कि मुझे अपने धरोहर के साथ जुड़ना है, मुझे अपने बारे में जानना है, हमारे देश के जो ऋषि है, उन लोगों ने जो हमारे लिए धरोहर छोड़ा है, उसको जानना है। जब तक हमारे अंदर ये नहीं होगा, ये जागरण नहीं होगा, तब तक सनातन का कुछ होने वाला नहीं है। घाट संध्या कार्यक्रम में सारंग कुमार के विभिन्न भजनों ने श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। जिला प्रशासन की अभिनव पहल पर शनिवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम में गायन पर सारंग कुमार ने कार्यक्रम का शुभारंभ कबीर भजन घटघट में पंछी बोलता तत्पश्चात तोरा मन दर्पण कहलाए हे गंगा मैया तो पियरी चढ़ाइबो एवं समापन पायो जी मैंने राम रतन धन पायो से किया। संगत कलाकार के रूप में हारमोनियम पर ऋतिक शुक्ला और तबले पर सूरज विश्वकर्मा उपस्थित रहे। कलाकारों को प्रमाण पत्र प्रवीण सिंह ने प्रदान किया। प्रमाण पत्र प्रदान करने के साथ ही उनके संगीत साधना की प्रशंसा की गई। घाट संध्या कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। श्री राम तारका आनंद आश्रम में संगीत गुरु त्यागराज स्वामी जी का 178वां आराधना महोत्सव मनाया गया।
मानसरोवर घाट स्थित श्री राम तारका आनंद आश्रम में संगीत के गुरु त्यागराज स्वामी जी का 178वां आराधना महोत्सव आश्रम के प्रांगण में मनाया गया, जो आंध्र प्रदेश के कला रत्न वेमोरी वेंकट विश्वनाथ जी के द्वारा आयोजित किया गया, जिसमें प्रारंभ में मुख्य अतिथि अन्नदनम चिदम्बरम शास्त्री, आश्रम के मैनेजिंग ट्रस्टी वीवी सुंदर शास्त्री, नारायणानंद भारती स्वामी, नरसिया आदि ने दीप प्रज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इसके बाद कला रत्न वेमोरी वेंकट विश्वनाथ, गणेशन विश्वनाथ ने गायन प्रस्तुत किया। इनके साथ मृदंग पर प्रसाद तथा वायलिन पर सूर्य दत्ती सुखदेव मिश्र ने संगत किया। इस अवसर पर मुख्य रूप से बुद्ध शर्मा, राम मोहन, श्रीमती धारणिया, उमा, रुक्मिणी आदि लोगों ने भाग लिया। कार्यक्रम का संचालन आश्रम के मैनेजर वीवी सीताराम ने किया। उत्तर प्रदेश प्रीमियम लीग फुटबॉल सीजन 3 का रविवार को डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम में रंगारंग कार्यक्रम के साथ शुभारंभ हुआ। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के सजे धजे मैदान पर पार्वती वेलफेयर सोसाइटी के तत्वावधान में उत्तर प्रदेश फुटबॉल संघ से संबंधित उत्तर प्रदेश प्रीमियम लीग सीजन 3 का रविवार को रंगारंग शुभारंभ हुआ। शुभारंभ के पश्चात 4 मैच खेले गए, जिसमें 1 मैच महिलाओं और 3 मैच पुरुषों के खेले गए, जिसमें महिला वर्ग के मैच में जोश रॉस के साथ खेलने उतरी एस्प्रा और रामनगरी ने एक दूसरे पर श्रेष्ठ दिखाने क्रम खेल के 13वें मिनट में रामनगरी अयोध्या की अमृता ने गोल कर अपनी टीम को 1-0 की बढ़त दिलाई। प्रत्युत्तर में एस्प्रा की आंचल राष्ट्रीय खिलाड़ी ने खेल के 15वें मिनट में बराबरी करने का सुंदर अवसर गंवा दिया, जब इनके द्वारा ली गई तेज शॉट क्रॉस बार से टकराकर बाहर चली गई। दूसरे हाफ के 34 मिनट में रामनगरी अयोध्या की मानसी ने गोल कर अपनी टीम को 2-0 की न केवल बढ़त दिलाई, अपितु यही गोल निर्णायक सिद्ध हुआ। रामनगरी की ओर से अंजलि, मोहिनी, सुष्मिता तथा एस्प्रा की ओर से शिवांगी, निशा तथा कोमल ने अपने खेल से प्रभावित किया। अमृत अयोध्या को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार शैलेश वर्मा ने प्रदान किया। पुरुष वर्ग के मैच में पहले खेल के 15 मिनट में जहां अयोध्या के राधे श्याम ने बढ़त बनाने से चूके, वहीं राष्ट्रीय खिलाड़ी सुसज्जित एस्प्रा टीम के कमाल ने खेल के 19वें मिनट में गोल करने से भी चूक गए। दूसरे 41वें मिनट में एस्प्रा के कमाल के तेज शॉट को रामनगरी के गोलकीपर शुभम पटेल ने सुंदर बचाव किया। अंतिम सीटी बजाने तक दोनों टीम गोल करने में असमर्थ रहीं और अंक बांटने में मजबूर रहीं। अयोध्या के जावेद को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार महेंद्र गुप्ता ने प्रदान किया। दूसरा मैच वाराणसी टाइगर ने पहले हाफ तक लखनऊ 11 को गोल 0 पर बराबरी के बाद दूसरे हाफ में उतार चढ़ाव के बीच खेल के 50वें मिनट में अमित यादव द्वारा किए गए गोल के बदौलत 1-0 से विजय दर्ज करवाया। अमित को मैन ऑफ द मैच का पुरस्कार हरिकेश गुप्ता ने प्रदान किया। तीसरा व अंतिम मैच मथुरा, महारती और कुंभ नगरी प्रयागराज के मध्य खेला गया। उद्घाटन समारोह में मुख्य अतिथि डॉक्टर रतिशंकर त्रिपाठी, सोनल मोदी, संरक्षक पार्वती वेलफेयर सोसाइटी, महेंद्र गुप्ता, राष्ट्रीय अध्यक्ष पार्वती वेलफेयर सोसाइटी, संजय गुप्ता, शैलेश वर्मा, पूर्वांचल अध्यक्ष पार्वती वेलफेयर सोसाइटी हरिकेश गुप्ता, हरिराम जायसवाल, अरुण पांडे, विनोद कनौजिया, भैरव दत्त, मुरली मनोहर जायसवाल, मनमीत सिंह, अवधेश पटेल, विजय विश्वकर्मा के साथ साथ बड़ी संख्या में खिलाड़ी एवं दर्शक उपस्थित रहे। संचालन नौशाद अहमद ने किया। प्रधानमंत्री जी का सपना है खेलो इंडिया बढ़ो इंडिया, उसमें आपने अपने कदम ताल को आगे बढ़ाया है। सिगरा स्टेडियम का आज देख लीजिए कितना कायाकल्प हुआ है। देश का मेडल पाने में अंक तालिका आज बहुत ही ऊपर जा रहा है। तो मैं दीदी सोनल मोदी जी को आभार प्रकट करता हूं और सभी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देता हूं। ऐसे आयोजन का बनारस में होना प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र में खुद में एक गौरव की बात है। जीवनदीप महाविद्यालय में चल रहे 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय पुरुष महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन हुआ। बड़ा लालपुर स्थित जीवनदीप महाविद्यालय खेलकूद मैदान में 4 दिवसीय अंतर महाविद्यालय पुरुष महिला हैंडबॉल प्रतियोगिता 2024-25 के निर्णायक मुकाबले में शनिवार को महादेव पीजी कॉलेज के पुरुष वर्ग की टीम ने सीएट कॉलेज को 28-22 से हराकर जीत दर्ज किया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि प्रोफेसर आनंद कुमार त्यागी, कुलपति महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ ने विजेता व उपविजेता खिलाड़ियों को मेडल व शील्ड देकर सम्मानित किया। साथ ही अपने संबोधन में उन्होंने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन करते हुए कहा कि खेल से व्यक्ति ही नहीं बल्कि व्यक्तित्व का ही विकास होता है। हम विजेता खिलाड़ियों से ज्यादा उपविजेता खिलाड़ियों को उनके आने वाले भविष्य की शुभकामनाएं देना चाहेंगे ताकि वो आगे अपनी प्रतिभा को और निखार सके। इसके पूर्व जीवनदीप शिक्षण समूह के चेयरमैन डॉक्टर अशोक कुमार सिंह व वाइस चेयरमैन डॉक्टर आंसू सिंह ने मुख्य अतिथि को बुके, शॉल व मोमेंटो देकर सम्मानित किया। इस बीच चेयरमैन डॉक्टर सिंह ने सभी खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया और खेल की शुरुआत में
कुलपति संग सभी खिलाड़ियों को परिचय प्राप्त किया। आपको बता दें कि शुक्रवार को शुरू हुए पुरुष हैंडबॉल प्रतियोगिता में निर्णायक समेत कुल 11 मुकाबले खेले गए, जिनमें कुल जीवनदीप समेत 5 टीमों ने प्रतिभाग किया था। संचालन कोऑर्डिनेटर अलका सिंह व धन्यवाद ज्ञापन जीवनदीप महाविद्यालय के प्राचार्य डॉक्टर इंद्रेश सिंह ने किया। इस प्रतियोगिता में संरक्षक शैलेश त्रिवेदी, आयोजक सचिव उप प्राचार्य अमित सिंह, नंदा द्विवेदी के अलावा खेल प्रशिक्षक डॉक्टर राजेश कुमार यादव, खेल प्रशिक्षिका सुप्रिया सिंह व सभी विभागों के विभागाध्यक्ष, शिक्षक व कर्मचारी आदि मैदान में मौजूद रहे। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। लाइव सच के साथ।